आप देखना शुरू कर चुके हैं एवन न्यूज बिहार। मैं हूं शिवम। अब ये मौजूद है सीवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के सटे पसनौली गांव में और मेरे साथ एक युवक मौजूद है जो सामाजिक कार्यकर्ता है। यहाँ के जो छात्र छात्राएं उनकी आवाज के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे, उसका क्या मुद्दा है आपको हम बताने का प्रयास करें। सबसे पहले सर आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम पुनीत पुष्कर हुआ। पसनौली मेरा घर है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता हूँ महाराजगंज। थैंक यू। अभी मेरी खुद की भी पढ़ाई लिखाई जारी है, चल रही है। आपने देखा कि पुनीत पुष्कर जी हैं जो पसनौली के रहने वाले हैं। आज इनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आप जान रहे हैं कि 4-5 दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो यूक्रेन है और रूस में है जो काफी लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसको लेकर जो भारत के हजारों की संख्या में छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मेडिकल की तैयारी करने गए हुए थे। सवाल इसलिए बड़ा एक सवाल उठता है कि यहाँ पे जो पढ़ाई है, बिहार हो या भारत पूरे देश की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर जो यहाँ के छात्र हैं वो जा रहे हैं दूसरे देश में पढ़ने। इसलिए साबित हो रहा है कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मंत्री हो या विधायक जी हो, उनके भी लड़के या लड़कियां हैं वो भी पढ़ने जा रहे हैं दूसरे देश में। शायद अगर यहाँ पे व्यवस्था उतना रहता तो शायद उस देश में नहीं जाते। कल हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि एक सीवान जिले के ही महाराजगंज मंडल क्षेत्र के भगवानपुर हाट के ब्रह्म स्थान के एक युवक है जो प्रिंस कुमार है, जो मेडिकल की तैयारी करने गया हुआ था, वहां फंसा हुआ है। जो उसके पिताजी का दर्द तो था, आपने अगर देखा होगा मेरे चैनल पे हमने दिखाया है, अगर दर्द जो उनका था काफी मतलब सबका रोंगटा खड़ा कर देने वाला उनका दर्द था। उन्हीं के मुद्दे को लेकर मुद्दे के लेकर मेरे साथ मौजूद है पुनीत पुष्कर जी हैं, जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत की शिक्षा जो व्यवस्था है किस प्रकार है कि यहाँ के जो लोग हैं दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो यूक्रेन में अभी जो संकट है या जो स्थिति है वो बेहद ही दुखद है। हालांकि उसकी अपनी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो उसकी अपनी वजहें हैं, कारण हैं, और उस पर मतलब वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि भारत के छात्र यूक्रेन और जॉर्जिया, रशिया, चाइना जैसे दूसरे देशों में जाकर जो मेडिकल और दूसरे कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उसका बेहद ही मतलब मुझे लगता है कि बेहद सरल ये मामला है। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था अभी है और जो उसका स्वरूप है, जो उसका ढांचा है, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। सरकारी कॉलेजेस, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की कमी है। मेडिकल की अगर स्पेशली बात की जाए तो सरकारी मेडिकल कॉलेज काफ़ी कम हैं, ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं, सीटें कम हैं और नीट के बाद से चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, थोड़ी बदल गई हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी काफ़ी ज़्यादा महंगा है और MBBS में ही कई लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए लग जाते हैं लोगों को। और उसके बाद MSMD करने के लिए, PG कोर्सेज के लिए और भी बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए फ़ी है। मनमाना प्राइवेट कॉलेजेस का ये है। ऐसे में दूसरी बात जो है वो यहाँ चाहे सरकारी हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। मतलब किसी भी कॉलेज में ढंग के, प्राइवेट हो सरकारी हो, उचित जितने टीचर होने चाहिए उतने टीचर नहीं हैं, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में ये जो यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया या और अन्य जो दूसरे देश हैं जहाँ पे जाके बच्चे मेडिकल वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ उनको फ़ी भी सस्ता मिल जाता है। मतलब यहाँ से कम लागत में उनका कोर्स पूरा हो जाता है और दूसरे की एडमिशन आसानी से मिल जाता है। बस आप यहाँ इंडिया में नीट क्वालिफाई किए हुए हों, आपका रैंक कोई सा भी हो, क्वालिफाइड होना चाहिए, एडमिशन मिल जाएगा और वहाँ पे सुविधाएं भी बेहतर हैं। तो हर आदमी के लिए, चाहे वो नेता मंत्री हो या आम आदमी हो, जो अपने बच्चों को इस तरह के कोर्सेज कराना चाहते हैं वो लोग विदेशों में भेज देते हैं ताकि आसानी से उनके बच्चे पढ़ के ये हो जाए। अब भारत की जो शिक्षा व्यवस्था की कमी है या समस्या है, इस पे काफ़ी लंबे समय से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की कमी है उसको दूर करने के बारे में कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा है। आप लोग को याद होगा कि 1-2 साल पहले एक मशहूर टेलीविज़न पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने अपने NDTV चैनल पर लगभग 2-3 महीने तक यूनिवर्सिटी सीरीज़ की थी और
आज भी मतलब आप जाके यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। और आज उस समय 2-3 साल पहले यूनिवर्सिटीज की जो हालत थी, आज 3-4 साल बीत गए हैं, इतने बड़े प्राइम टाइम स्लॉट में टेलीविजन पे इतना लंबा कार्यक्रम चला और उसका कुछ असर नहीं हुआ और बहुत मामूली बदलाव आया होगा और बाकी परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं। खुद महाराजगंज और मतलब बिहार और सारण प्रमंडल की ही बात की जाए तो जेपी यूनिवर्सिटी पे ही उन्होंने कई सारे प्रोग्राम किए थे, लेकिन आज भी जेपी यूनिवर्सिटी की वही हालत है। एक भी टीचर नहीं आ रहा है, संख्या नहीं बढ़ रही है, एग्जाम वैसे ही लेट सेशन चल रहा है। देखा जाता है कि यहाँ के जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, राज्य लेवल के हो या देश लेवल के हो, जो जाति धर्म पर लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगने आते हैं कि हम इस जात के हैं, इस मजहब के हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर आखिर क्यों सब आवाज नहीं उठाते हैं? ये मतलब ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन इसमें जितने जिम्मेदार राजनेता हैं या राजनीतिक दल है उतने ही जिम्मेदार हम जनता भी हैं कि हम उनसे ये सवाल पूछ नहीं पाते हैं। हमें भी पूछना चाहिए, जनता को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब बिहार में यूनिवर्सिटीज की जो हालत है और जिस तरीके से लेट सेशन चल रहा है और ये कितने सालों से चल रहा है, लंबे समय से, नीतीश कुमार का कार्यकाल ही इतना लंबा हो गया, लेकिन चाहे वो हों या अन्य विपक्षी दल हों या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी को उसकी परवाह नहीं है और बिहार की जनता को भी परवाह नहीं है। दूसरे राज्यों में भी मोटा मोटी यही स्थिति है। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्जाम को लेके कोचिंग करने वाले और तैयारी करने वाले छात्र और कोचिंग संचालक जो है वो भी साथ में आए और वो आंदोलन चला, 2-3 दिनों का आंदोलन था। ऐसा आंदोलन आपको कॉलेजेस टाइम से चले, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हो और सेशन टाइम पे चले, कोर्सेज पूरे हो जाएं, बाकी सुविधाएं मिले, इसके लिए आपको कोई आंदोलन बिहार में अभी बीते 10 सालों में मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि हमसे कोई आंदोलन हुआ है। वो छिटपुट चीजें होती हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी में 50-100 छात्र इकट्ठा हो गए, एक दिन का कुछ किया, 2 दिन का किया और वो 1 मुद्दा 2 मुद्दा हल हुआ, बाकी ज्यों का त्यों बना हुआ है। मतलब आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन तो हो नहीं रहा और सरकार की भी इसमें कोई रुचि नहीं है। तो इस बात के लिए तो राजनेताओं पे दबाव बनना ही चाहिए, जनता की तरफ से भी, और उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो किस लिए राजनीति में आए, क्या करना चाहते हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मामले इस तरह से पिछड़े रहेंगे और इसकी ऐसी व्यवस्था रहेगी तो फिर फायदा क्या है। देखा जाता है कि जो राज्य लेवल के बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं या देश लेवल के बड़े कुर्सी बैठे हैं, बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था एकदम ठीक है, मजबूत है, लेकिन उनके ही एक अंग है मंत्री जी, विधायक जी, उनके पुत्र है जो पुत्री है वो दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं। ये मतलब अब मैं आप में ये मतलब क्या कहा जाए, काफी है बताने के लिए कि स्थिति क्या है। कैसे ठीक है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि व्यवस्था कैसे ठीक है। मतलब क्या सिर्फ प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ जा रही है इससे ठीक है, या आपने नियोजन पे कुछ शिक्षकों को रख लिया है इससे ठीक है, या रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ गया है इससे ठीक है। उसके बाद क्या, मतलब अभी तो बुनियादी शिक्षा में ही इतनी कमियां हैं और उनकी बात की जाएगी तो वो मतलब कई घंटे हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। और इससे पहले भी शिक्षा नीति बनी थी, अभी भी है और बनी हुई है, नई बनी हुई है। तो यही उसी पैरामीटर पे अगर चेक कर लिया जाए कि क्या सही अनुपात में छात्र शिक्षक का अनुपात सही है, क्या क्लासरूम की व्यवस्था ठीक है, क्या बाकी जो एमिनिटीज और फैसिलिटीज होनी चाहिए वो ठीक है, नहीं है, तो जो ये कहता है कि स्थिति ठीक है वो झूठ बोल रहा है, उसका दावा गलत है। और उसके लिए मतलब उनको खुद सोचना चाहिए, अपने आप को तौलना चाहिए कि वो क्यों झूठ बोल रहे हैं, मतलब इस झूठ से किसे फायदा होने वाला है। जो भी अधिकारी हैं और ऐसे हैं, समय समय पे आपने ये भी देखा होगा कि ये कोर्ट कहता है कि अधिकारी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और ऐसे, आज तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ये कहने के लिए और बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ और ही है। खासकर जिस राज्य में हम लोग अभी हैं, बिहार राज्य में है, फिलहाल कुछ दिन पहले हमने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मिडिल स्कूल टीचर है, शिक्षक लोगों को लगा दिया है कि आप लोग को शराब ढूंढना है। इसका असर जब शराब शिक्षक ढूंढेंगे तो बच्चे पे इसका असर कितना पड़ेगा, छोटा सवाल है आपसे। देखिए मतलब क्या है ना कि बिहार पे शिक्षक जो है वो उसकी नियुक्ति होती है पढ़ाने के लिए, लेकिन
मल्टी टैलेंटेड शिक्षक लोग भी हैं और सरकार भी उनसे मल्टीपर्पज काम लेना चाहती है। तो कभी जनगणना में लगा दिया जाता है, कभी चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कभी किसी और ड्यूटी में लगा दिया जाता है। वैसे ही एक ड्यूटी ये भी लगा दी गई है। हालांकि ये शराब पकड़ने और रोकने वाला जो मामला है तो ये मतलब काफ़ी दिलचस्प है। जिस राज्य की इतनी बड़ी पुलिस अभी आज तक कितने सालों में कुछ नहीं कर पाई और आम जनता को पुरस्कार और ये देने के बावजूद नहीं हो पाया। और ठीक मतलब अगर क्या कहूँ, माफ़ी मांगते हुए ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा खुल के कहूँ तो कि बहुत सारे शिक्षक ही ऐसे होंगे जो पीछे होंगे जी, तो चोरी छुप है। तो ये मतलब इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। और ये बार बार मतलब अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का ये आया है कि शराबबंदी लागू करने से पहले क्या इस तरह का कोई अध्ययन किया गया या नहीं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं, जजेस पर्याप्त है कि नहीं, कोर्ट पर्याप्त है कि नहीं। ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या मतलब सोसाइटी भी तैयार थी कि नहीं। मांग हो गई, आप मतलब हजारों लाखों रुपए खर्च करके आप अभियान चला रहे हैं, ऐड निकल रहे हैं, लेकिन असर क्या हो रहा है? आए दिन खबर आती है कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन शराब ना पकड़ा जाता। जी, सही बात। और कैसे मतलब स्मगलिंग हो जा रही है, मतलब पता चलता है ट्रक का ट्रक माल आ गया और ऐसे। और जनता का जहां तक सवाल है तो इस शराबबंदी का बस इतना ही असर है कि रोड पे पी के हल्ला करने वालों लोगों की संख्या कम हो गई है, बाकी पीने वाले की संख्या न कम हुई है न बेचने वालों की। खास करके देखा जाए कि भारत सहित मतलब शिक्षकों को इस ड्यूटी में लगाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। खास करके देखा जाए कि भारत सहित अपने बिहार राज्य में शिक्षा की जो व्यवस्था है काफी निचले स्तर पर जा चुकी है। देखिए, बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो हाल के दिनों में मतलब कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बुनियादी शिक्षा में भी कमी है और उच्च शिक्षा में तो खास तौर पे कमी है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों पे जितना फोकस है उतना बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं है। हालांकि दावा यही किया जाता है कि हम बजट बढ़ा रहे हैं और ये हो रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब मूलभूत परिवर्तन दिखता नहीं है, परिलक्षित नहीं होता है। आपने एक शब्द बोला स्वास्थ्य का, तो बात है हाँ। फिलहाल में कुछ दिन पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं, उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम हुआ था तो दूसरे राज्य में बनवाने गए थे। क्या उनके राज्य में हॉस्पिटल नहीं है? क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है उनकी आंख यहाँ पे बन सके? ये पोल खोलता है कि नहीं कि हाँ स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे भी चौपट है। बिल्कुल, मतलब ये बात सही है, हॉस्पिटल नहीं है बिहार में, हॉस्पिटल की घोर कमी है, आंख के विशेषज्ञ डॉक्टरों की घोर कमी है। किससे दिखाएंगे वो? जी, आई हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी तो होने चाहिए। तो मतलब जनरल एमबीबीएस डॉक्टरों की जितनी कमी है उससे ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। 2-3 सालों से सरकार एक ही जवाब दे रही है, विधानसभा में भी लोग सवाल पूछते हैं तो यही जवाब मिलता है। 3 साल तो मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 साल हो गए कि तकनीकी सेवा आयोग को नियुक्ति के लिए भेजा गया है प्रस्ताव, लेकिन अभी भी मतलब वो प्रोसेस चल ही रहा है। कब तक पूरा होगा भगवान भरोसे है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो देखा जाए तो मतलब सिर्फ अस्पतालों के बिल्डिंग ठीक कर दिए जाएं, उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाए और बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए जाए, होर्डिंग लगा दिए जाएं और कुछ मशीन खरीद के रख दिए जाएं। इससे तो व्यवस्था बदलती नहीं है ना। मशीन को चलाने वाले लोग चाहिए, उस बिल्डिंग में बैठने के लिए डॉक्टर चाहिए। अभी थोड़े दिन में पहले गया था महाराजगंज पीएचसी अनुमंडल अस्पताल में एंटी रेबीज नहीं। पीएचसी में एक दिन मिला, दूसरे दिन खत्म, स्टॉक ही नहीं है। वो स्टॉक कब तक आएगा पता नहीं। तो ये देखना होगा कि मतलब हम आप कह रहे हैं कि हम हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं या व्यवस्था सुधार रहे हैं, उस व्यवस्था सुधार का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। मतलब लगना चाहिए कि हाँ वाकई में सुधर रहा है, डॉक्टर की संख्या बढ़ जाए, स्टाफ बढ़ जाए, बाकी सुविधाएं मिलने लगे, दवाइयाँ मिलने लगे, जांच मिलने लगे, तो माना जाए कि हाँ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन सिर्फ कागजों में, सिर्फ आंकड़ों में और पैसे का बजट दिखा के ऐसे तो हो नहीं सकता।
आपने देखा कि मेरे साथ जो शख्स थे सामाजिक कार्यकर्ता है पुनीत पुष्कर जो पढ़ाई भी करते हैं, काफी बातचीत हुआ। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि खासकर पूरे देश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, जिस राज्य में है जो शिक्षा व्यवस्था है काफी चौपट है। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की जो बात की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग एकदम हाई फाई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का पोल खुलता बिहार के मुख्यमंत्री का आंख बनवाना ही नजर आ रहा है। फिलहाल बातचीत हम लोग का कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।